Yes, my dear students, very welcome to all of you in your bio, academic and spiritual science classes. Dear students, today you will surprised to know to look me in this condition. Dear students, it is the cause of some casualty in our family due to which this the I could not approach to you with new videos. मेरे प्रिय छात्रों, परिवार में कुछ प्राकृतिक रूप से कुछ कैजुअलिटी हुई है जिसकी वजह से ये रूप मेरा सामने आप देख रहे हैं और जिसकी वजह से वीडियो को डालने में भी थोड़ी सी बाधाएं आई, लेकिन उसमें भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एक वायरल डिजीज़ है जो बहुत ही डेंजरस है हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है या बॉडी फ्लूइड के द्वारा जिसका ट्रांसमिशन होता है और जो मोर ओवर फेटल है, जिसका कोई इलाज नहीं है। उपचार है कि उससे जीवन की अवधि बढ़ सकती है, लेकिन उसका परमानेंट कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है अब तक। ठीक है, तो ऐसे रोग के बारे में आज हम लोग चर्चा का विषय बनाएंगे इस वीडियो में, और वो रोग है एड्स, AIDS, एक्वायर्ड। इस एड्स पर हमारी 11th क्लास की NCERT क्या कहती है? कहने के लिए बहुत कुछ है कहना, लेकिन हम बहुत कुछ कहने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हम केवल वही कहने के लिए स्वतंत्र हैं जिसके बारे में हमसे पूछा जाएगा और जो हमारी प्रोवाइडेड सिलेबस में दिया गया है, NCERT बुक में दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, तो हम केवल NCERT को जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कोई रिसर्च करने के लिए नहीं आए हैं, केवल वो सारे नॉलेज को शेयर करने के लिए हम लोग आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ जो हमारी NCERT में मेंशन है एज इन इजी वे। ठीक है, तो ये जो एड्स है बेटा, ये स्टैंड्स फॉर, इस एड्स का मतलब क्या है? इस एड्स का मतलब A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी एंड S फॉर सिंड्रोम। तो ये जो एड्स है इसका पूरा मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, अब इस एड्स का डिफिनेशन क्या होगा? हमारी NCERT में दिया है, और वो क्या है? डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, उस सिस्टम के जो फैक्टर्स हैं उसका अभाव हो जाना, डिफिशियंसी हो जाना, डेफिसिट हो जाना। तो डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी एक व्यक्ति के जीवन काल में कुछ ऐसी इवेंट्स, ऐसी घटना जिसके द्वारा हमारे शरीर की क्या है, हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाए, और जिस प्रतिरोधक क्षमता कमी के कारण को हमने अपने आप से ही प्राप्त किया हो तो एक्वायर किया हो, ऐसी डिफिशियंसी क्या कहलाती है? एड्स कहलाती है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इट इज नॉट ए कंजेनिटल डिजीज। यह एक आनुवंशिक रोग नहीं है, इनहेरिटेड डिजीज नहीं है, यह केवल एक इन्फेक्टेड डिजीज है। आगे क्या लिख रहे हैं कि यह जो डिजीज है, इस डिजीज के बारे में जो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग किया गया, इस रोग की घोषणा की गई कि वास्तव में इस नाम का भी रोग हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, वह 1981 में किया गया था, 1981 में। ठीक है, और इसकी घोषणा में कोई एक व्यक्ति नहीं, कई देश की जो है वो USA, WHO और इंग्लैंड, ब्रिटेन, बहुत सारे देश के जो हाईटेक लैब्स थे, जब इन्होंने पेशेंट्स का डायग्नोज किया तो पाया कि ये तो नए प्रकार का रोग है जिसकी घोषणा कॉमनली 1981 में की गई। ठीक है, इस रोग की वजह से अब तक, यानी जब तक ये NCERT पब्लिश हुई तब तक का डाटा था कि इस रोग से 25 मिलियन से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, यह डिजीज होता किसके द्वारा है? तो पता चला ये एक प्रकार के वायरस से कॉज्ड होता है, और इसका पैथोजन होता है HIV,
HIV का पूरा मतलब है H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनिटी को डिफिशियंट करने वाला, डेफिसिट करने वाला वायरस, वही है HIV। ठीक है, यह HIV जो है ए मेंबर ऑफ रेट्रोवायरस। यह रेट्रोवायरस के जो डिफरेंट टाइप के जो रेट्रोवायरस होते हैं, रेट्रोवायरस का एक मेंबर है। व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोवायरस? मीन्स द वायरस विच जीनोम इज RNA। वह विषाणु जिसका जीनोम RNA होता है उसको रेट्रोवायरस कहते हैं। अभी भी हम लोग जो है वो कोरोना वायरस से सफर करके भी थोड़ा सा राहत की सांस लिए हैं। कोरोना वायरस भी क्या था? रेट्रोवायरस था। एड्स भी रेट्रोवायरस है। अर्थात इसमें जो इन्फेक्टेड मेन न्यूक्लिक एसिड होता है वो RNA होता है, जो सराउंडिंग प्रोटीन या प्रोटीन के साथ सहायक कंपोनेंट से क्या होता है, वो मिक्स होकर के उसका कैप्सूल बनता है या कैप्सिड बनता है। ठीक है, तो यह क्या होता है? ए मेंबर ऑफ रेट्रोवायरस, वह रेट्रोवायरस जो जिसका जीनोम RNA होता है और जो एक एनवेलप के द्वारा क्या होता है, कवर होता है। ठीक, अब अगली बात हमको जानना है कि आखिर ये जो एड्स है इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे ट्रांसफर करता है। तो बेटा इसमें 1 2 3 4 हमारी एनसीईआरटी में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बारे में हमें बताया गया है। तो ट्रांसमिशन क्या होता है? यह सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। किसी व्यक्ति को यदि पहले से ही किसी भी कारण से अगर एड्स है, ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट करता है या करती है तो क्या होगा? यह डिजीज उसको ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरी चीज, कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। किसी भी कारण से अगर हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है और वह ब्लड HIV से इन्फेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? चाहे ब्लड से निर्मित और भी कोई कंटेंट्स हो, अगर वो HIV इन्फेक्टेड है तो जिस व्यक्ति को वो ट्रांसफर किया जाएगा उसमें भी एड्स के सिम्टम आ जाएंगे, वो भी डिजीज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स। तीसरी कंडीशन ये बता रहे हैं कि वह जो कुछ लोग इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, तो ये इंट्रावेनस ड्रग्स लेने वालों की आदत क्या होती है कि ये एक ही डोज में 2-3 शेयर करते हैं। एक अपने को लगाएगा, फिर वो दूसरे को देगा, फिर तीसरे को देगा। इस प्रकार से उन तीनों में कोई भी अगर HIV से इन्फेक्टेड है तो इस इंट्रावेनस इंजेक्शन के क्या होता है, ट्रांसफर से यानी शेयरिंग से भी क्या होता है, यह रोग ऐसे नए हेल्दी यानी जो ड्रगिस्ट हैं उनमें भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। और लास्ट कंडीशन दिया है इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड बाय प्लेसेंटा। अगर कोई मदर एड्स से इन्फेक्टेड है और उसमें प्रेगनेंसी मेंटेन होती है तो उसके शिशु में भी उसके बॉडी में ये जो HIV हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू उसके बेबी में भी, उसके चाइल्ड में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। और ट्रांसफर हो जाएंगे तो बेबी भी क्या होगा, बाय बर्थ इन्फेक्टेड पैदा होगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसके द्वारा एड्स का ट्रांसफ्यूजन होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो नीचे कही जा रही है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। HIV कहिए चाहे एड्स कहिए, इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कांटेक्ट। ध्यान रखिएगा, यह एड्स जो है केवल स्पर्श कर देने से या शारीरिक रूप से आलिंगन कर लेने से, शरीर से शरीर का स्पर्श हो जाए या टच हो जाए, इससे नहीं फैलता। एड्स HIV नॉट स्प्रेड बाय मियर माने ओनली। AIDS or HIV is not spread by only touch or physical contact. It spreads only through body fluids. ऐसा बॉडी टच या फिजिकल टच जिसमें बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे में नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ऐसे टचिंग या फिजिकल कांटेक्ट से यह रोग इन्फेक्टेड नहीं होता है, वो दूसरे में संक्रमित नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यानी एड्स क्या होता है। यह यदि कोई पर्सन एक बार इस रोग से इन्फेक्टेड हो गया, HIV से इन्फेक्टेड हो गया, तो क्या होगा, इस रोग के लक्षण उस व्यक्ति में कब प्रकट होंगे?
तो ये डिपेंड करता है कि जितने जल्दी उसके बॉडी में इस HIV का वायरल लोड बढ़ेगा, यानी जब इसका कंसंट्रेशन एक लेवल पर आगे बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब 500 के लगभग क्या हो जाता है, इसका वायरल लोड बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, उस व्यक्ति में HIV के सिम्टम आने लगते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारी एनसीईआरटी स्पष्ट कहती है कि इसका जो ड्यूरेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, यानी हमारे बॉडी में HIV का वायरस अपने को मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को इंक्रीज करे, इंक्रीज करने के बाद हमारी बॉडी को प्रभावित करने की अवस्था में आ जाए, इस पूरा ड्यूरेशन जो है इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब इस इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, वायरल लोड बढ़ता है, द नंबर ऑफ वायरस HIV इंक्रीजेज इन आवर बॉडी। तो सिम्टम आने तक की कंडीशन क्या होती है, उसमें फ्यू मंथ्स टू 10 ईयर लग जाता है, कुछ महीने से लेकर के 10 साल तक लग सकता है। फिर आगे क्या कर रहे हैं कि यूजुअली 5 to 10 ईयर्स, और सामान्य अवस्था में 5 से 10 साल तक का समय लग सकता है। अब यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। जैसे मान लीजिए, अक्सर आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को एक बार सर्पदंश हो तो हार्डली 1 घंटे तक का उसके पास समय होता है, और बॉडी के जितने नजदीक काटेगा उतने जल्दी उसको क्या होगा, उसके 1 घंटे का लगभग समय होता है। लेकिन वही सर्प अगर कई बार उसको बाइट करे किसी व्यक्ति को, तो क्या हो जाएगा, बार बार उसके शरीर में क्या होगा, जो वेनम है, उसका जो वेनम है स्नेक का, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो जिस कंसंट्रेशन पर वो फेटल होगा उस पर्सन के लिए, वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो HIV का इन्फेक्शन है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति यदि एक ही बार किसी इन्फेक्टेड पर्सन से के संपर्क में आया, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से एक बार ही क्या हुआ, वायरस किसी हेल्दी पर्सन के शरीर में आया, तो इसको उस व्यक्ति में प्रकट होने में लगभग 5 से 10 साल लग जाएंगे। लेकिन यदि बार बार वह व्यक्ति इन्फेक्टेड हो रहा है, अगेन एंड अगेन, उसमें क्या हो, जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट अगेन अगेन इन्फेक्टेड पर्सन से कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसका वायरल लोड जल्दी क्या हो जाएगा, रिकवर करेगा, और कम से कम समय में उसमें क्या हो जाएगा, वो रोग प्रकट हो जाएगा। उसका इंक्यूबेशन पीरियड कुछ महीने में ही प्रकट हो जाएंगे। लेकिन वह व्यक्ति जिसमें एक बार ही इन्फेक्शन हुआ, उसमें इस रोग को प्रकट होने में 5 से 10 साल तक लग सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जब ये वायरस प्रवेश करता है तो उसकी साइकिल कैसे चलती है, क्या वो करता है हमारी बॉडी में, कैसे अपना वायरल लोड बढ़ाता है, इसके बारे में इस फ्लो चार्ट के द्वारा हम लोग देखेंगे। हमारी एनसीईआरटी में जो कुछ लिखा है उसको मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। साथ ही साथ हमारी एनसीईआरटी में फिगर भी दिया है, संभवतः उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, पहले क्या होता है कि वायरस आफ्टर गेटिंग इनटू होस्ट बॉडी, किसी होस्ट की बॉडी में, किसी व्यक्ति के शरीर में जब यह वायरस HIV का वायरस पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद क्या होता है, ये जाकर के हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो WBC के मैक्रोफेज, मैक्रो माने जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं, उसमें जाकर के क्या करता है, इसका टारगेट होता है, पहले उसके शरीर में जाएगा, शरीर में जाके करेगा क्या, शरीर में जा करके ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, उसकी साइटोप्लाज्म जाएगा, साइटोप्लाज्म जा करके इसका आरएनए जो होस्ट का डीएनए है, ये होस्ट के डीएनए की कॉपी करेगा, यानी आरएनए के स्टैंड से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, ध्यान रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। इस बात को आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में, और ये किससे होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की सहायता से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, और वह HIV का वायरस जो होस्ट का डीएनए है, उस डीएनए की कॉपी करके डीएनए बनाएगा। ठीक है, तो वो जितने डीएनए बनेंगे वो सभी डीएनए
वायरल डीएनए कहलाएंगे, यानी एचआईवी के डीएनए कहलाएंगे। ठीक है। अब ये जो एचआईवी के डीएनए उसकी बॉडी में बने, अब ये क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेटेड विथ होस्ट डीएनए। ये होस्ट के डीएनए, जो होस्ट है, जो पेशेंट है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके डीएनए से जाकर के ये मिक्सअप हो जाएगा। और मिक्सअप होके क्या करेगा, वायरल डीएनए रेप्लिकेशन इन माइक्रोफेज। माइक्रोफेज में, यानी होस्ट के माइक्रोफेज डब्ल्यूबीसी में, ये जो वायरल एचआईवी का डीएनए गया, वो डीएनए क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन अगेन एंड अगेन रेप्लिकेशन करेगा और क्या करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। ठीक है। और संख्या बढ़ाने के बाद क्या काम करेगा, ये डब्ल्यूबीसी के जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, उसमें क्या करेगा, उसमें जाकर के अपनी संख्या यानी अपनी कॉपी नंबर बढ़ाएगा। अगेन अगेन ये वायरल डीएनए, पहले तो आरएनए के रूप में आया, डीएनए बना, फिर वायरल डीएनए हुआ, एचआईवी डीएनए। अब वो एचआईवी डीएनए क्या करेगा, हेल्पर टी सेल में, जो हमारी बॉडी के क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, उसी को टारगेट करता है। और टारगेट करके कि उसमें क्या करेगा, अपने बहुत सारे वायरल डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाएगा, जिसकी वजह से वहां वायरस का, एचआईवी का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, वायरल लोडिंग। वायरल की लोडिंग यानी नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब बढ़ जाएगा, इसके बाद क्या होगा, यहां से ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को जब ब्रेक करेगा, बर्स्ट करेगा, अधिक संख्या होने की वजह से इस सेल को बर्स्ट करेगा, और बर्स्ट करके क्या करेगा, बहुत सारे एचआईवी के वायरस क्या हो जाएंगे, उस टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट से रिलीज हो जाएंगे। वो सभी रिलीज जो हेल्पर, जो रिलीज्ड डीएनए होंगे, वायरल डीएनए, वो क्या करेंगे, वो ब्लड के ही, ब्लड में जो दूसरे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे। और यही साइकिल बार बार चलती रहेगी, ये बार बार रिलीज होते रहेंगे, रिलीज होकर के नई साइकिल बनाते रहेंगे, फिर ये करते रहेंगे। इस प्रकार से अगेन एंड अगेन क्या हो जाएगा, इनका रिपीटिशन होगा। और इनके बार बार रिपीटिशन से, इस साइकिल को बार बार चलने से क्या हो जाएगा, जो इनके रिपीटेशन से परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम ये निकलेगा कि धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करेंगे, उनके नंबर घटने लगेंगे, उनका नंबर रिड्यूस होने लगेगा। और उसके अगेंस्ट जो एचआईवी के वायरस हैं, उनका वायरल लोड, उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। जब इनकी संख्या बढ़ने लगेगी, एक लिमिट तक आने के बाद क्या हो जाएगा, ये अब उस व्यक्ति में लगभग 5 से 10 साल तक का समय लग जाएगा। उस अवधि में क्या हो जाएगा, अब ये उस पेशेंट में सिम्टम क्रिएट करना शुरू करेंगे, लक्षण उत्पन्न करना शुरू करेंगे। तो लक्षण के रूप में क्या शुरू करेंगे, बॉड्स फीवर, डायरिया, वेट लॉस और लॉस ऑफ इम्यूनिटी। ये 4 चीजें क्या करेंगे, ये उस पेशेंट में इसका इंडिकेशन देने लगेंगे, इसका सिम्टम आने लगेगा। और इसी सिम्टम्स को देख करके हम ये, या पैथोलॉजिस्ट इस बात की घोषणा कर देते हैं, या बाय टेस्टिंग घोषणा कर देते हैं कि भैया आप में तो एड्स के लक्षण दिख रहे हैं, आप जरा जा करके, सस्पेक्टेड कंडीशन में है, जरा जा करके एलाइजा टेस्ट तो करवाइए, जिससे क्लियर तो हो कि आप में वास्तव में एड्स है या किसी दूसरे रोग का ये सिम्टम है। तो ध्यान रखिएगा, जनरली दूसरे रोग का सिम्टम नहीं होता है, ये अगर चारों लक्षण मिल रहे हैं तो वो एचआईवी के ही सिम्टम है, एड्स के ही सिम्टम है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब लॉस ऑफ इम्यूनिटी हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, डायरिया आने लगती है, पूरा मुंह से लेकर के बॉडी के इंटरनल पोर्शन तक क्या होते हैं, वो सब क्या होते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर, यानी जिसको छाले आप कहते हैं, वो आने शुरू हो जाएंगे। इसी समय शरीर को कमजोर जान करके क्या हो जाएगा, दूसरे जो पैथोजेंस हैं वो बॉडी पर, उस पेशेंट की बॉडी पर अटैक कर देंगे। और अटैक करेंगे तो अटैक तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारी इम्यून सिस्टम क्या करता था, उनके अटैक को विफल कर देता था। इनके रोग हमारे बॉडी पे क्लियर नहीं हो पाते थे, इनके सिम्टम नहीं आ पाते थे। लेकिन जब हमारी शरीर की रक्षा करने वाला ही कमजोर हो गया तो क्या होता है,
कुत्ता भी दरवाजे पे आके शेर जैसा दहाड़ने लगता है। तो परिणाम क्या होता है, उस समय जब हम कमजोर होते हैं तो एड्स के नाम पर जो हमें मृत्यु तक पहुंचाने वाले जो फैक्टर होते हैं वो होता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। डिफरेंट टाइप के जो दूसरे वायरल डिजीज वाले जो वायरसेस हैं उनका भी इन्फेक्शन होता रहता है। तो एक समय था कि इनके इन्फेक्शन क्लियर नहीं हो पा रहे थे, हमारी इम्यूनिटी इनको ब्रेक कर देती थी, चौक कर देती थी। लेकिन जब वो कमजोर है, इन सबके सिम्टम बॉडी पर एक एक करके आते रहेंगे। फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ जाएगा, माइकोबैक्टीरियम यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, वायरल इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाएगा, फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। और एक पैरासाइट है जिसको टैक्सोप्लाज्म कहते हैं, इसका भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी पर हो सकता है, बढ़ सकता है। अब इनके बढ़ने की वजह से क्या होता है, हम इनमें से किसी भी कोई भी ये इन्फेक्शन हमको मृत्यु तक पहुंचा सकते हैं यदि हम थोड़ा सा दवा न करें। बेटा ध्यान रखना, दवा करने के बाद क्या होता है, ये जो वह एंटी रेट्रोवायरल दवाएं दी जाती हैं, इसमें जिसके द्वारा क्या होता है कि ये जो हमारी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को जो रिड्यूस कर रहे हैं वायरस, उनको थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको अवरोधित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दवाएं जाकर के युद्ध करती हैं हमारे शरीर में इस HIV से, लेकिन क्या होता है, विजय तो उसी की होनी है। तो युद्ध करने में क्या होता है, थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाता है। यानी जो अगर हम प्रयास करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो जब तक हम हारेंगे नहीं तब तक वो हमको हरा नहीं सकता। लेकिन जिस दिन हम हारेंगे तो दवाएं हमारे साथ आकर के हमको कंटिन्यू फाइटिंग के लिए स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिसकी वजह से क्या लाइफ स्पॉन, जीवन की अवधि बढ़ जाती है। परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, दवाओं से क्या होता है, जीवन की अवधि बढ़ जाती है और व्यक्ति अपने पूरा जीवन भी जी करके मर सकता है, ये दवा प्रॉपरली करता रहे, प्रिकॉशन में रहे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इतना जानने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जो है पेज चेंज करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू। मेरे बेटे, मैं बोल रहा था कि इसमें जो हमारी NCERT बुक में जो है, जो दिया है फ्लो चार्ट, इसके लिए साइकिल इन बॉडी, हमारे शरीर में किस प्रकार से ये इन्फेक्शन बढ़ाता है, वायरल लोड कैसे बढ़ता है, उसके लिए एक हमारे फ्लो चार्ट दिया है, एक फिगर ग्राफिकल जो है, इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान हम लोग पढ़ लें, क्योंकि काम आएगा हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है, ये रेट्रोवायरस है, ये एक रेट्रोवायरस है, ठीक ना। ये देखिए, इसका वायरल प्रोटीन कोड है, ये जो ब्लू कलर से है, ये भी इसका वायरल का प्रोटीन कोड है, और इसमें ये RNA, इसका जीनोम के रूप में ये RNA है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वायरल RNA का ये कोर है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये एक एनिमल सेल है, ये जो देख रहे हैं ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल में ये आया, आकर के कोट बाहर रह गया और अपना जीनोम जो है सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू सेल, एनिमल सेल में जो है ये वायरल जो इसका जीनोम है ये ट्रांसफर हो गया, ये जो यही वायरल RNA है। ठीक है, अब इस वायरल RNA का इस साइटोप्लाज्म मीडियम में क्या होगा, इसका जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब इस RNA से DNA बनेगा। ये किसका DNA होगा, ये वायरस का ही DNA होगा। अब यहाँ पे ये वायरस का DNA बन गया, किसके द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जिसके द्वारा RNA के स्ट्रैंड से DNA का फॉर्मेशन हुआ। तो ये वायरल DNA हुआ। अब यह वायरल DNA क्या करेगा, वायरल DNA इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम। यह जो वायरल DNA है, यह होस्ट का, ये जो एनिमल सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है, जिसके अंदर इसका DNA है, ये इसका देखिए DNA है, इस DNA में क्या जाएगा, आकर के मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेटेड विल मिक्स इनटू होस्ट जीनोम। अब यहाँ ये होस्ट का DNA है, इसमें मिल गया, मिल करके क्या करेगा, यहाँ पर आकर के न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल। ये जो इन्फेक्टेड सेल है, इस जीनोम के हेल्प से क्या करेगा, यह नए वायरल RNA बनाएगा। नए वायरल RNA यानी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ जो DNA है
यहाँ पे आया, जीनोम से मिला, मिल करके इसने क्या किया, अब ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से यह डीएनए इसके साथ मिक्स होकर के ट्रांसक्रिप्शन किया ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, और क्या बनाया, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन किया। यह आरएनए यहाँ दिखाया गया। अब यह आरएनए क्या काम करेगा, न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, यह आरएनए क्या हो जाएगा, यह आरएनए क्या करेगा, साइटोप्लाज्म लेकर के नए वायरस को प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हो गया, ये सेल के अंदर ये नए वायरस जो है ये प्रोड्यूस हो गए। अब ये जो न्यू वायरस हैं, ये न्यू वायरस क्या करेंगे, न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल। यही न्यू वायरस, जिस प्रकार से यहाँ पे ये वायरस इन्फेक्टेड वायरस क्या किया, इस एनिमल सेल को इन्फेक्ट किया, उसी प्रकार से अब यहाँ पे ये जो नए वायरस बनने के बाद क्या हुआ, संख्या बढ़ी नहीं, आया था एक, बनेगा हजारों लाखों की संख्या में बनेगा, और बन करके क्या करेगा, ये सेल से बाहर आकर के दूसरे नए सेल को इन्फेक्ट करेगा। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेल आरएनए का, वायरल डीएनए का, आरएनए में मल्टीपल कॉपी ऑफ आरएनए का बनना, फिर आरएनए का जो है आरएनए वायरस में, रेट्रोवायरस में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करके फिर यहाँ से बाहर निकल कर न्यू सेल को जो है, एनिमल होस्ट सेल को इन्फेक्ट करना, ये सब जारी रहेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन जारी रहेगा, ये इनका इन्फेक्शन का साइकिल चलता रहेगा, ये नई नई कोशिकाओं को इन्फेक्ट करते रहेंगे, ये साइकिल बार बार नई नई कोशिकाओं रिपीट करते रहेंगे। लेकिन ये जो होस्ट सेल है ये अलाइव रहेगी, ये जिंदा रहेगी, और जिंदा रहते हुए नए नए वायरस को इस साइकिल के द्वारा जनरेट करती रहेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग पेज फिर चेंज करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब इस लास्ट पेज पर जो है एड्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया है, उस फाइनल कंटेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अब डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में चर्चा की जा रही है कि यानी एड्स को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एड्स के डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो एलाइजा का है। एलाइजा के जो वर्ड्स हैं ये अपने मीनिंग रखते हैं, जिसमें ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनो, एंड एस फॉर सॉर्बेंट, एंड ए फॉर एसे। यानी ये जो टेस्ट है एलाइजा का, इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे का टेस्ट। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल हम लोग जो है जब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने लगेंगे तब वहां पे जाकर के इस पर हम लोग विशेष रूप से पूरा फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है, जिसके द्वारा हम कंफर्म होते हैं कि आप सस्टेनेबल पर्सन को एड्स है या नहीं, तो एलाइजा का टेस्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट। इतने भयानक रोग के लिए क्या ट्रीटमेंट है? तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल सरप्राइज टू नो दैट इसके लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये जो ड्रग्स क्या होते हैं, आर ओनली पार्शियली इफेक्टिव। ये आंशिक रूप से पेशेंट पर अपना प्रभाव रखते हैं। दैट कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ, जो पेशेंट की लाइफ को केवल बड़ा कर देते हैं। यानी मृत्यु आज होनी है तो दवा करेंगे, हो सकता है 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, या हमारी उम्र अगर 5 साल बीतते बीतते खुद ही नेचुरली खत्म हो रही है तो हम फुल लाइफ जी सकते हैं। तो इस प्रकार से यह लाइफ के स्पान को इंक्रीज करती है, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। लेकिन इस रोग से होने वाली मृत्यु को अभी तक ऐसी कोई ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो मृत्यु को टाल सके या मृत्यु को रोक सके। ठीक है, तो मृत्यु तो वैसे भी नहीं रोकता, लेकिन इस रोग की वजह से मृत्यु न हो इसके लिए हमारे पास कोई 100% ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, अब बात आई, ये ट्रीटमेंट नहीं है तो क्या करें, कैसे बचें? है इलाज, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन है। 2 चीजें एड्स के लिए विशेष रूप से जुमले के रूप में, कहावत के रूप में कही जाती हैं कि भैया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस एड्स के लिए प्रिवेंशन ही सबसे बेटर ट्रीटमेंट है इन स्पाइट क्योर, दवा के।
दवा से, क्योंकि दवा से तो ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए बेहतर अच्छा है कि इसका प्रिवेंशन किया जाए, इसको हम रोकें, यानी इसमें हम बचाव का उपाय करें। दूसरी चीज क्या है? डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता में मौत को गले मत लगाइए। अज्ञानता में गले को मौत को गले मत लगाइए मीन्स, इसका मतलब यह है कि जिस जिस प्रकार से ये इन्फेक्शन बढ़ता है, उस इन्फेक्शन के प्रोसेस पर, उस इन्फेक्शन के टाइप पर आप हमेशा अलर्ट रहिए, फोकस कीजिए। हेल्थ को लेकर के जिस जिस तरीके से फैल सकता है उन सारे पॉइंट्स पर अपने को प्रोटेक्ट कीजिए, प्रिकॉशंस रहिए, सावधान रहिए और इग्नोर मत कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए, अज्ञान मत बनिए। और दूसरी चीज एक और भी सलाह दी जाती है कि ये रोग अगर हो गया किसी को तो इसे छिपाइए भी मत, क्योंकि छिपाएंगे अगर तो आप प्रॉपर समय पर ट्रीटमेंट नहीं पा पाएंगे, आप अपनी पूरा जीवन नहीं जी सकते हैं। मौत से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन आपको जीवन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज, आपसे किसी, आपके ही अपने किसी खास सगे पड़ोसी को इससे इन्फेक्शन नहीं होगा तो आप अपना जीवन की अवधि तो बढ़ा सकते हैं, साथ साथ दूसरे को इसके मौत से बचा सकते हैं, यदि अपने इस रोग को आप हिडन नहीं करेंगे या इसको अवॉइड नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इंडिया में इसके प्रिवेंशन के लिए सरकारी गवर्नमेंट लेवल पर, हाई लेवल पर 2 एजेंसियां हैं जो इस पर काम करती हैं और इसके प्रिवेंशन के लिए जो भी यथा योग्य संभावनाएं हैं उसको वो एक्टिवेट करती हैं। उसमें एक है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको है, और दूसरा है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर एजुकेटिंग पीपल। ये दोनों संस्थाएं क्या हैं? भारतीय लोगों को जागरूक कर रही हैं। जागो हिंदुस्तानियों जागो, एड्स कैसे फैल सकता है उस चीज से अपना बचाव करो, ठीक है। इसके साथ साथ विश्व स्तर पर जो WHO हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी व्यापक पैमाने पर लार्ज स्केल में डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स को ला करके इसके प्रिवेंशन की दिशा में बेटर स्टेप्स को इंप्लीमेंट कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। जैसे मेकिंग ब्लड सेफ फॉर HIV, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड बैंक्स हैं उसमें प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि ब्लड जो है, जो ट्रांसफ्यूजन वाला ब्लड है वो HIV से फ्री हो, यानी उसमें HIV का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी HIV से फ्री ब्लड को बनाया जा रहा है इन ब्लड बैंक्स। यूज ऑफ डिस्पोजल नीडल्स एंड सिरिंजेस, ये जो डिस्पोजल यानी जो सिरिंज और नीडल्स के द्वारा जो इन्फेक्शन जो फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से किसी नॉर्मल पर्सन को, तो वहां पर डिस्पोजल नीडल्स और सिरिंजेस के लिए जो है वो सजेस्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, मैंडेट किया जाता है कि भैया डिस्पोजल सिरिंज और नीडल्स का यूज होना चाहिए, एक बार प्रयोग करके यूज एंड थ्रो फेंक दीजिए। तीसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स माने जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, सेक्सुअली कोहैबिटेशन से जो ये इसका बढ़ता है, स्प्रेडिंग होती है, इन्फेक्शन बढ़ता है, तो उसके लिए जो है मेल या फीमेल के लिए, मेल अगर इन्फेक्टेड है तो फीमेल कंडोम को यूज करें, मेल अगर इन्फेक्टेड है तो मेल कंडोम को यूज करें, जिसके द्वारा जो ब्लड फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा और इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए दूसरी चीज, कंट्रोलिंग ऑफ ड्रग एब्यूज को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो एडिक्टर्स होते हैं, जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, यूज करने वाले होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको देश के विकास की सही दिशा में लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, लोगों को जो सेक्स होता है उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, हाँ सेफली कैसे हम सेक्स करें इसके लिए लोगों को एडवोकेट किया जा रहा है, यानी उसके लिए वकालत की जा रही है, उनको जो है सलाह दी जा रही है। प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप
फॉर HIV। अगर कोई पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है या ससेप्टेबल कंडीशन में है, संदेहास्पद स्थिति में है, तो उसको जो है रेगुलर चेकअप के लिए जो है परामर्श दिया जाता है, उकसाया जाता है, प्रेरित किया जाता है। सजेशन फॉर नॉट टू हाइड इन्फेक्शन, नॉट टू हाइड इन्फेक्शन, यानी पूरे आवाम को सलाह दी जाती है कि भैया आप जो है अगर हो गया तो इन्फेक्शन को छिपाइए मत, क्योंकि छिपाएंगे तो आप भी जल्दी मर जाएंगे और साथ साथ आपका अपना कोई अजीज भी इसी के वजह से मौत को गले लगा सकता है। इसलिए सजेशन दिया जाता है कि अगर हो गया तो छिपाइए मत, खुद को बचाइए और लोगों को बचने में सहायता प्रदान कीजिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट कह रहा है कि सिंपैथी, अगर एड्स हो ही गया तो व्यक्ति में तुरंत धारणा आ जाती अब तो मैं गया, अब तो मैं मरा। अब और दूसरी चीज उसके लिए जो पब्लिक जो होता है, जो थिंकिंग होती है, वो होता है करे रे 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 दूरी रखो, दूरी रखो, टच मत करो, टच मत करो, नहीं इन्फेक्शन फैल जाएगा। ऐसी स्थिति में उस पेशेंट की बड़ी निरीह स्थिति हो जाती है, बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। वो बेचारा मौत से पहले ही मौत के नजदीक पहुंच जाता है, लोगों की उपेक्षा के कारण, पारिवारिक उपेक्षा के कारण, अपने स्वजनों की उपेक्षा के कारण। तो वहां पर यह संस्था सजेस्ट करती भैया ऐसा मत करिए, ऐसा मत कीजिए। लेट पीपल शुड हैव सिंपैथी विथ HIV पेशेंट्स। HIV के पेशेंट से आप सहानुभूति रखिए, उसको टच कीजिए, स्पर्श कीजिए, क्योंकि HIV पेशेंट्स नीड्स हेल्प एंड सिंपैथी। लोगों की सहानुभूति और सहायता की आवश्यकता होती है ऐसे एड्स पेशेंट को, उसे आप दीजिए, क्योंकि एड्स टच से, मियर टच से स्प्रेड नहीं होता या फिजिकल कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होता। जब तक कि पेशेंट का बॉडी फ्लूइड आपकी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो रहा है तब तक इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। और इसलिए ऐसे पेशेंट्स के प्रति बाय द वे अगर हो गया अपना अजीज या कोई यार दोस्त, उसके पास सिंपैथी और सहानुभूति की आवश्यकता है, हेल्प की आवश्यकता होती है। लेट इट शुड बी प्रोवाइडेड। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमारी NCERT में एड्स के बारे में जो कुछ दिया गया वो नोट्स यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, फुल्ली राइट इट, रीड इट एंड बी परफेक्ट टू फेस योर चैलेंजिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक्स टू यू फॉर दिस। अगले वीडियो में हम लोग जो है कैंसर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।